धूल भरे रास्तों का सपना। उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़े गांव रामपुर की गलियों में एक बालक दौड़ता था जिसका नाम था अनिरुद्ध। गांव में बिजली कभी कभार आती थी और स्कूल की छत से बरसात में पानी टपकता था। अनिरुद्ध के पिता रामदीन एक बटाईदार किसान थे। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। वे दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। अनिरुद्ध बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, अनिरुद्ध फटी हुई पुरानी किताबों को जोड़कर उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। उसके मन में एक अजीब सी तड़प थी कुछ बड़ा करने की। उसने एक बार रेडियो पर जिला कलेक्टर के दौरे के बारे में सुना। उसने देखा कि कैसे एक इंसान के आने पर पूरा गांव अदब से खड़ा हो जाता है। उस दिन उस नन्हे बालक ने ठान लिया कि वो भी एक दिन साहब बनेगा। अध्याय 2, गरीबी का दंश और समाज के ताने। जैसे जैसे अनिरुद्ध बड़ा हुआ, उसके सपने और ऊंचे होते गए। जब उसने 12वीं की परीक्षा जिले में टॉप की तो गांव में चर्चा होने लगी। लेकिन जब उसने अपने पिता से कहा, बापू मैं शहर जाकर IAS की तैयारी करना चाहता हूं, तो रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के चौपाल पर जब ये बात फैली तो लोगों ने व्यंग्य के बाण छोड़ना शुरू कर दिए। गांव के मुखिया का बेटा जो शहर के महंगे कॉलेज में पढ़ता था, उसने हंसते हुए कहा, अनिरुद्ध, कलेक्टर बनने के लिए दिमाग के साथ साथ खानदान और पैसा भी चाहिए। तेरे बाप के पास तो बैल खरीदने के पैसे नहीं है। तू लाल बत्ती के सपने देख रहा है। अपनी औकात देख और हल पकड़ना सीख। अनिरुद्ध चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी। उस रात वो सोया नहीं। उसने चांद की रोशनी में अपनी पुरानी साइकिल की चेन ठीक करते हुए खुद से वादा किया, यही लोग एक दिन मेरे स्वागत में खड़े होंगे। अध्याय 3, पिता का त्याग और विदाई। बेटे के अटूट संकल्प को देखकर रामदीन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने और घर का वो आखिरी हिस्सा गिरवी रख दिया जो उनके बुढ़ापे का सहारा था। शहर जाने वाली बस में बैठते समय रामदीन ने अनिरुद्ध के हाथ में एक पोटली थमाई जिसमें कुछ रोटियां और गुड़ था। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा ये जो पैसे मैं तुझे दे रहा हूं, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरा खून पसीना है। शहर में जाकर भूल मत जाना कि तू किसका बेटा है। बस एक बात याद रखना, लौट के आना तो हार के मत आना। अगर हार गए तो इस गांव का रास्ता भूल जाना। अध्याय 4, शहर की कठोर वास्तविकता। अनिरुद्ध दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचा। वहां की भीड़ और चकाचौंध ने उसे डरा दिया। उसने एक बहुत ही छोटा और अंधेरा कमरा किराए पर लिया जहां एक खिड़की तक नहीं थी। दिन भर वो कोचिंग के बाहर खड़े होकर नोट्स की फोटोकॉपी करवाता, क्योंकि उसके पास पूरी फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसकी दिनचर्या लोहे की तरह सख्त थी। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना और फिर रात के 2 बजे तक पढ़ाई करना। पैसे बचाने के लिए वो दोपहर का खाना नहीं खाता था। वो सोचता, अगर आज एक रोटी कम खाऊंगा तो बापू को एक दिन कम मेहनत करनी पड़ेगी। कई रातें उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन उसकी रूह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अध्याय 5, पहली हार और टूटता हौसला। 2 साल की तपस्या के बाद पहला प्रयास आया। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी जान लगा दी। परीक्षा के बाद उसे यकीन था कि सफलता कदम चूमेगी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका रोल नंबर सूची में नहीं था। वो कुछ अंकों से रह गया था। ये असफलता उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे गांव वालों के ताने याद आने लगे। उसे अपने पिता के गिरवी रखे गहने याद आए। उसने सोचा, शायद मुखिया का बेटा सही कह रहा था। मुझ जैसे गरीब के लिए ये सपने नहीं हैं। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। अध्याय 6, वह अनजान फरिश्ता। स्टेशन जाते वक्त वो एक पार्क में बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग माली पौधों को पानी दे रहे थे। अनिरुद्ध को रोते देख वो पास आए और पूछा, क्या हुआ बेटा? अनिरुद्ध ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए एक सूखे हुए पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, इस पौधे को देखो, पिछले साल पाले ने इसे पूरी तरह सुखा दिया था। सबको लगा ये मर गया, लेकिन इसकी जड़ें जमीन के अंदर गहरी थीं। इसने हार नहीं मानी। आज देखो, इसमें नई कोपलें आ रही हैं। बेटा, इंसान तब नहीं हारता जब वो गिर जाता है, इंसान तब हारता है जब वो उठने से इनकार कर देता है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी मेहनत है, उसे मत सूखने दो। उन शब्दों ने अनिरुद्ध के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। वो स्टेशन से वापस अपने उस अंधेरे कमरे में लौट आया। अध्याय 7, एकांत की तपस्या। अब अनिरुद्ध पहले वाला अनिरुद्ध नहीं था। उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया। न कोई दोस्त, न कोई त्योहार। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, IAS अनिरुद्ध DH, अब नहीं तो कभी नहीं। उसने अपनी कमियों को पहचाना।
उसने उत्तर लेखन का इतना अभ्यास किया कि उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए। उसने इतिहास, भूगोल और राजनीति को ऐसे रट लिया जैसे वे उसकी अपनी कहानी हो। तीसरा प्रयास भी असफल रहा, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। वो इंटरव्यू तक पहुंचा था, बस किस्मत ने आखिरी मोड़ पर साथ नहीं दिया। उसके पिता बीमार पड़ गए थे, घर की स्थिति और भी बदतर हो गई थी। लेकिन रामदीन ने चिट्ठी में लिखा, बेटा यहाँ की चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूं, तू बस अपना लक्ष्य पूरा कर। अध्याय 8, अंतिम प्रहार और इतिहास निर्माण। चौथा साल, ये अनिरुद्ध का आखिरी मौका था। उसकी उम्र बढ़ रही थी, संसाधन खत्म हो रहे थे। परीक्षा का दिन आया। अनिरुद्ध ने जब कलम उठाई तो उसे लगा कि उसकी कलम नहीं बल्कि उसके पिता का हल चल रहा है। उसने हर सवाल का जवाब अपने दिल के खून से लिखा। परिणाम का दिन, पूरे देश की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना रोल नंबर डाला, AIR 04, ऑल इंडिया रैंक 4। अनिरुद्ध की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया। ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये उस बोझ के उतरने के आंसू थे जो वो बरसों से ढो रहा था। अध्याय 9, महावापसी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। वही मुखिया जो कभी ताने मारता था, सबसे पहले मिठाई लेकर रामदीन के घर पहुंचा। जब नीली बत्ती की सरकारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई रामपुर की सीमा में दाखिल हुई तो हजारों की भीड़ ने अनिरुद्ध भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। गाड़ी रुकी, अनिरुद्ध बाहर निकला। उसके बदन पर बंद गले का सूट था और चेहरे पर एक अदम्य तेज। वह सीधा अपने पिता के पास गया। रामदीन एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े कांप रहे थे। अनिरुद्ध ने अपनी टोपी उतारी और उनके पैरों में रख दी। उसने दहाड़ मारते हुए कहा, बापू, आपका बेटा हार कर नहीं लौटा। देखिए, मैं साहब बन गया। पूरे गांव की आंखें नम थीं। अध्याय 10, निष्कर्ष और ब्रिजेश जी के लिए संदेश। ब्रिजेश जी, अनिरुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि बाधाएं ऊंची हो सकती हैं, लेकिन वे आपके संकल्प से ऊंची नहीं हो सकती। दृढ़ता, परसिवरेंस। रास्ते में पत्थर आएंगे ही, आप उनसे ठोकर खाते हैं या उन्हें सीढ़ी बनाते हैं, ये आप पर निर्भर है। बलिदान, सैक्रिफाइस। कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। नींद, आराम और कभी कभी अपनों का साथ भी। विश्वास, फेथ। जब दुनिया आप पर शक करे तब आपका खुद पर विश्वास ही आपकी एकमात्र ढाल होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आशा है कि यह कहानी आपको अपने लक्ष्यों के प्रति और भी समर्पित करेगी।